Hello everyone, and in today's video we will be covering the chapter secondary activities in a one short rapid revision. So let's quickly get started without any further ado. All economic activities जो है हमने पढ़ा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो कि इनकम जनरेट करती है, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, क्वार्टनरी हो. ये सारी एक्टिविटीज़ रिवॉल्व करती है अराउंड ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज विच आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल. तो हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं और यूटिलाइज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, जिसकी वजह से जो हमारा सर्वाइवल है वो इम्पॉर्टेंट होता है. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में बेसिकली हम क्या करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं टू द नेचुरल रिसोर्सेज एंड फिर हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स. जो भी आपके रॉ मटेरियल्स हैं उसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में क्योंकि सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो है वो वैल्यू ऐड कर देती है नेचुरल रिसोर्सेज में. एग्जाम्पल क्या है, जो कॉटन है, कॉटन अगर अपने जो रॉ फॉर्म में होता है, जो उसका बॉल होता है, उसका कोई यूज़ नहीं है, बहुत ही लिमिटेड यूज़ है. बट जब आप उसको यार्न में कन्वर्ट कर लेते हो, यार्न में ट्रांसफॉर्म कर लेते हो, तो वो वैल्यूएबल हो जाता है क्योंकि आप उससे क्लोथ्स कम बना सकते हो. सिमिलरली जैसे आपका आयरन ओर हो गया, तो उसको आप डायरेक्टली माइन से यूज़ नहीं कर सकते, बट थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद जब उसको स्टील में कन्वर्ट कर लेते हो तो उसमें वैल्यू ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से आप काफ़ी सारी वैल्यूएबल मशीन्स, टूल्स एक्सेट्रा बना सकते हो. ऐसे ही जो भी आपका मटेरियल आपके फार्म से आते हैं, फॉरेस्ट से आते हैं, माइन से आते हैं, सी से आते हैं, इन सब में जब वैल्यू एडिशन हो जाती है तो इसके बहुत डाइवर्सिफाइड यूज़ हमें देखने को मिलते हैं. तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बेसिकली कंसर्न है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज से. अब मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, बेसिकली यहाँ पे पूरा एक बहुत लंबा प्रोसेस, चाहे वो आपका प्रोडक्शन हो, हैंडीक्राफ्ट से लेके आप जो है आयरन एंड स्टील को मोल्ड कर रहे हो या फिर प्लास्टिक टॉयज़ बना रहे हो, फिर डेलिकेट कंप्यूटर प्लांट्स और डेलिकेट कंप्यूटर कंपोनेंट्स को असेंबल कर रहे हो, है ना, स्पेस व्हीकल्स, ये सब मैन्युफैक्चरिंग में ही आते हैं. और हर एक प्रोसेस में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं. पहला है एप्लीकेशन ऑफ पावर, मतलब कि आप जो है इन सब में कुछ पावर, एनर्जी यूज़ कर रहे हो. दूसरा है मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, मतलब कि एक बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में आप आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स यानी कि सेम दिखने वाले प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हो. इस फिर स्पेशलाइज लेबर इन फैक्ट्री सेटिंग्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज कमोडिटीज़. स्पेशलाइज लेबर है जो कि आपका फैक्ट्री में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं स्टैंडर्डाइज कमोडिटीज़ को. अब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मॉडर्न पावर के थ्रू भी हो सकती है, या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग अभी भी प्रिमिटिव है, जिसकी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है वो लिटरल सेंस है, मतलब टू मेक बाय हैंड, वो हैंड से अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, है ना. अभी हम जो है इस चैप्टर में अभी मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे. क्लियर. सबसे पहला है स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स या फिर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. तो इसमें क्या होता है, दो मेथड्स होते हैं. पहला है क्राफ्ट मेथड, जिसमें कि जो फैक्ट्रीज़ है वो सिर्फ कुछ ही पीसेस को प्रोड्यूस करती है जो आप ऑर्डर देके बनवाते हो, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है हाई रहती है क्योंकि आपने ऑर्डर दिया, आपने कुछ पर्सनलाइजेशन कराई है, तो तभी वो फैक्ट्री ऑर्डर देके वो पीसेस को क्रिएट करेंगी. दूसरा है मास प्रोडक्शन, जिसमें कि प्रोडक्शन होता है लार्ज क्वांटिटी में स्टैंडर्डाइज पार्ट्स का, जहाँ पे हर एक वर्कर जो है एक ही टास्क को बार बार रिपीटेडली परफॉर्म कर रहा है. नेक्स्ट इज़ मैकेनाइजेशन. मैकेनाइजेशन बेसिकली रेफर्स टू यूजिंग गैजेट्स जो कि आपके टास्क को अकम्प्लिश कर सकते हैं. ऑटोमेशन जो है वो एडवांस स्टेज है मैकेनाइजेशन का, जहाँ पे विदाउट दी हेल्प ऑफ ह्यूमन थिंकिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है. ऑटोमेटिक फैक्ट्रीज़ जहाँ पे फीडबैक और क्लोज लूप कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम्स हैं, वहाँ पे मशीन्स हैं जो कि डेवलप की गई है टू थिंक, तो वो पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलती है. इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, जहाँ पे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के थ्रू क्वालिटी कंट्रोल, एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी, कम्बैटिंग पोल्यूशन, ये सब प्रॉब्लम्स को डील करते हो. नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रैटिफिकेशन, जहाँ पे कि जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो लेस एफर्ट्स और लो कॉस्ट के साथ. फिर वास्ट कैपिटल, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस और एक एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी भी आपको देखने को मिलेगी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में. जो फिफ्थ फैक्टर है वो है अनइवन जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कुछ मेजर कॉन्सेंट्रेशंस हैं मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग के, जो कि सिर्फ कुछ ही प्लेसेस में इस्टेब्लिश हुए हैं. ये जो है लेस दैन 10% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया को कवर करते हैं. ये नेशंस जो है सेंटर्स बन चुके हैं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर के, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द टोटल एरिया कवर्ड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लेस हमें दिखती है, स्मॉल एरियाज़ पे कॉन्सेंट्रेटेड है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी जो है प्रोसेसेस का वो ज़्यादा है.
फिर इंडस्ट्रीज़ जो है वो मैक्सिमाइज़ करती है अपना प्रॉफिट कैसे, क्योंकि वो प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर लेती है। तो क्या जो वो फैक्टर्स है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशंस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। एक्सेस टू मार्केट, तो ये पहला फैक्टर है, मतलब मार्केट का एग्जिस्टेंस होना मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ में। मार्केट का मतलब क्या होता है कि पीपल के पास डिमांड है इन गुड्स की एंड इनके पास परचेजिंग पावर यानी कि एबिलिटी टू परचेज भी है कि वो सेलर्स एट अ प्लेस से कुछ कमोडिटीज़ परचेज कर सके। रिमोट एरियाज़ जो है, जो कि सिर्फ कुछ ही लोग इनहेबिट करते हैं, वो स्मॉल मार्केट्स ऑफर करती है। जो डेवलप्ड रीजन्स होते हैं आपके यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, वो लार्ज ग्लोबल मार्केट्स प्रोवाइड करते हैं क्योंकि यहाँ पे परचेजिंग पावर भी लोगों की काफ़ी ज़्यादा हाई है। जो डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स है जैसे कि साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे भी लार्ज मार्केट्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं। और कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती है जैसे कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, इनकी ग्लोबल मार्केट्स होती है। आर्म्स इंडस्ट्री की भी ग्लोबल मार्केट्स है। सेकेंड फैक्टर इज़ एक्सेस टू रॉ मटेरियल। तो जो भी रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज़ यूज़ करते हैं वो चीप होना चाहिए एंड इट शुड बी ईजी टू ट्रांसपोर्ट। तो वो इंडस्ट्रीज़ जो कि चीप, बल्कि और वेट लूजिंग रॉ मटेरियल पे बेस्ड है, दे शुड बी लोकेटेड क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, जैसे कि स्टील हो गया, शुगर हो गया, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हो गई। सेकेंड, पेरिशेबिलिटी भी एक वाइटल फैक्टर है फॉर द इंडस्ट्री टू बी लोकेटेड क्लोजर टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब वो जो सामान, जो भी रॉ मटेरियल है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो वो पेरिशेबिलिटी होता है, ठीक है। क्योंकि अब वो जल्दी ख़राब हो जाएगा तो आप उसको, जो सोर्स है मतलब जहाँ से आपको ये रॉ मटेरियल मिल रहा है, उसी के पास आप इंडस्ट्री को लोकेट करो ताकि वो इतनी जल्दी ख़राब ना हो। फिर है एग्रो प्रोसेसिंग और डेयरी प्रोडक्ट्स। तो वहाँ पे भी जो इनकी प्रोसेसिंग होती है वो क्लोज होती है टू द सोर्स ऑफ फार्म प्रोड्यूस या फिर मिल्क सप्लाई। थर्ड इज़ एक्सेस टू लेबर सप्लाई। तो लेबर सप्लाई भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। कुछ टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में स्टिल अभी हमें जो है स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ती है, बट इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस ने रिड्यूस कर दी है इंडस्ट्री की डिपेंडेंस अपॉन द लेबर्स। नेक्स्ट इज़ एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इंडस्ट्रीज़ जो कि ज़्यादा पावर यूज़ करती है उनको हमें सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई की क्लोज लोकेट करना चाहिए, जैसे कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। पहले कोल वॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, बट आज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, ये भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं एनर्जी के फॉर मैनी इंडस्ट्रीज़। फिर एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। यहाँ पे हमें स्पीडी और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है ताकि रॉ मटेरियल्स को हम फैक्ट्री तक और फिर फिनिश्ड गुड्स को मार्केट तक हम पहुँचा सकें, एंड दिस विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट का वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में हाईली डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसने इन एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ की कॉन्सेंट्रेशन को इन्हेंस किया है। मॉडर्न इंडस्ट्री जो है वो इनसेपरेबली टाइड है टू द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एंड जितनी ज़्यादा हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी उतना ज़्यादा हमें रीजनल स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग में। कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा जो एक्सचेंज है और मैनेजमेंट है इन्फॉर्मेशन का वो हो सके। फिर है गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट जो है कुछ रीजनल पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करती है ताकि वो बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है रीजन में प्रमोट कर सके, तो वो कुछ इंडस्ट्रीज़ को पर्टिकुलर एरियाज़ में सेटअप करती है। फिर है एक्सेस टू एग्लोमरेशन इकोनॉमीज या फिर लिंक्स बिटवीन इंडस्ट्रीज़। तो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ बेनिफिट होती है जब वो किसी लीडर इंडस्ट्रीज़ के आसपास लोकेट की जाती हैं, और इन्हीं बेनिफिट्स को हम एग्लोमरेशन इकोनॉमीज़ बोलते हैं। यहाँ पे सेविंग्स आपको मिलती है क्योंकि दो या दो से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के बीच में एक लिंक आपको देखने को मिल रहा है। ये फैक्टर्स जो है ऑपरेट करते हैं टुगेदर टू डिटरमाइन इंडस्ट्रियल लोकेशन। इसके अलावा एक आपकी फुटलूज इंडस्ट्रीज़ भी होती है जो कि आप वाइड वैरायटी ऑफ प्लेसेस में लोकेट कर सकते हो, बट इनका जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इनकी लोकेशन का वो है एक्सेसिबिलिटी बाय रोड नेटवर्क। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक रॉ मटेरियल पर डिपेंडेंट नहीं होती, ये बेसिकली डिपेंड करती है कंपोनेंट पार्ट्स में जो कि आप कहीं भी ऑब्टेन कर सकते हो। ये लोग जो है स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं और स्मॉल ही लेबर फोर्स को एम्प्लॉय करते हैं। ये नॉट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ होती है। फिर अब हम क्लासीफाई करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को ऑन द बेसिस ऑफ द साइज़, इनपुट्स या फिर रॉ मटेरियल, आउटपुट या फिर प्रोडक्शन ओनरशिप। सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ बेस्ड ऑन साइज़। तो कितना कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है, कितने नंबर ऑफ़ वर्कर्स एम्प्लॉयड है, क्या वॉल्यूम है प्रोडक्शन का, ये सारी चीज़ें आपकी साइज़ ऑफ इंडस्ट्री को डिटरमाइन करते हैं। अकॉर्डिंगली हम इनको कॉटेज, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले है कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग। तो ये स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो कि लोकल रॉ मटेरियल्स को यूज़ करता है, सिंपल टूल्स को यूज़ करता है एवरीडे गुड्स बनाने के लिए इन देयर होम्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर्स या फिर पार्ट टाइम लेबर। फिनिश प्रोडक्ट्स जो है वो या तो कंजम्पशन, जिस घर में प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, या फिर आप सेल कर रहे हो लोकल विलेज मार्केट में, या फिर बार्टर की तरह यूज़ कर रहे हो। कैपिटल ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग है इसका लो कमर्शियल सिग्निफिकेंस है, एंड जो भी टूल्स है वो डिवाइस्ड होते हैं लोकली। कॉमन एवरीडे प्रोडक्ट्स क्या है? फूड स्टफ, फैब्रिक, मैट्स, कंटेनर्स, टूल्स, फर्नीचर, शूज़, फॉरेस्ट,
शूज़, थॉन्ग्स, ज्वेलरी ऑफ गोल्ड, बेसिकली ये सारी चीज़ें। फिर है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो कि आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो हाउस होल्ड इंडस्ट्री से बाय इट्स प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर। मतलब यहाँ पे बेसिकली ना एक वर्कशॉप होती है आउटसाइड दी होम, जो कि आपका जहाँ पर आप प्रोड्यूस करते हो, और इस मैन्युफैक्चरिंग में हम लोकल रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, सिंपल पावर ड्रिवन मशीन्स और सेमी स्किल्ड लेबर को यूज़ करते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है और लोकल परचेजिंग पावर को इंक्रीज़ करती है। तो जो कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील हो गए, इन्होंने लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया है ताकि वो अपनी पॉपुलेशन को जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके। फिर है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें एक लार्ज मार्केट देखने को मिलती है, काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स, इनॉर्मस एनर्जी, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, असेंबली लाइन, मास प्रोडक्शन, लार्ज कैपिटल, ये सारे फीचर्स हैं इसके। ये डेवलप की गई थी इन द लास्ट 200 ईयर्स इन यूके, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, यूरोप, एंड नाउ इट हैज़ डिफ्यूज टू ऑलमोस्ट ऑल ओवर दी वर्ल्ड। फिर ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टम ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं उनको दो ब्रॉड टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स और हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स। फिर इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट्स या फिर रॉ मटेरियल्स। तो पहला एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, यहाँ पे एग्रो प्रोसेसिंग में बेसिकली प्रोसेसिंग होती है रॉ मटेरियल्स की फ्रॉम द फील्ड एंड द फार्मर टू फिनिश प्रोडक्ट्स। रूरल और अर्बन मार्केट्स के लिए यहाँ पे एग्रो प्रोसेसिंग में आपका फूड प्रोसेसिंग, शुगर, पिकल्स, फ्रूट जूसेस, बेवरेजेस, ये सभी चीज़ें होती हैं। फूड प्रोसेसिंग में बेसिकली आपका कैनिंग, प्रोड्यूसिंग क्रीम, फूड प्रोसेसिंग, कन्फेक्शनरी होता है। कुछ प्रिजर्विंग टेक्निक्स को आप यूज़ कर लेते हो, जैसे कि फर्मेंटिंग, पिकलिंग, है ना, बट इनका एक लिमिटेड एप्लीकेशन था टू कैटर टू द प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिमांड्स। फिर आती है आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे मिनरल्स को यूज़ किया जाता है एज रॉ मटेरियल। सब कुछ इंडस्ट्रीज़ जो है वो फेरस मेटालिक मिनरल्स, जिसमें फेरस यानी कि आयरन कंटेंट होता है, उसे यूज़ करते हैं, जैसे कि आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़। बट कुछ नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर एंड ज्वेलरी इंडस्ट्रीज़। कुछ इंडस्ट्रीज़ जो है नॉन मेटालिक मिनरल्स, जैसे कि सीमेंट और पॉटरी इंडस्ट्रीज़। फिर है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे कि नेचुरल केमिकल्स को हम यूज़ करते हैं। मिनरल हो गया पेट्रोलियम, जिसको हम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। सॉल्ट, सल्फर, पोटैश इंडस्ट्रीज़ भी नेचुरल मिनरल्स को यूज़ करती है। केमिकल इंडस्ट्रीज जो कि बेस होती है ऑन रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम वुड एंड कोल। सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक भी एग्जांपल्स हैं इसके। फिर है फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्रीज़। इसमें जो फॉरेस्ट है वो प्रोवाइड करता है मेजर और माइनर प्रोडक्ट्स, जिनको आप रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हो, जैसे कि टिम्बर हो गया फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए, वुड, बैम्बू, ग्रास हो गया पेपर इंडस्ट्री के लिए, लैक फॉर लैक इंडस्ट्रीज़ हो गया। एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में हम लेदर फॉर लेदर, वूल फॉर वूल, वुलन टेक्सटाइल, आइवरी भी यूज़ किया जाता है फ्रॉम जो कि आपको एलिफेंट के टस्क से मिलता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज़ विच आर बेस्ड ऑन आउटपुट या फिर प्रोडक्ट। इसमें बेसिकली वो इंडस्ट्रीज़ जो जिनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको दूसरी इंडस्ट्रीज़ में एज रॉ मटेरियल्स यूज़ करने थे, वो बेसिक इंडस्ट्रीज़ जैसे कि आयरन और स्टील। और फिर होती है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़, जो कि गुड्स प्रोड्यूस करती है जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, ठीक है। बिस्किट्स, टी, सोप्स के एग्जाम्पल्स हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो तीन है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ ओन और मैनेज की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गए। जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ थी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज़ हमें देखने को मिली थी। प्राइवेट सेक्टर ओन और मैनेज की जाती है बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। फिर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में जॉइंट स्टॉक कंपनीज या फिर दोनों प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स टुगेदर इसको मैनेज और ओन करते हैं। फिर है हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, बेसिकली यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ इंटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिससे आपका एक गुड प्रोड्यूस होता है, जिसका एक बहुत ही साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कैरेक्टर होता है। यहाँ पे जो प्रोफेशनल यानी कि जो वाइट कॉलर वर्कर्स होते हैं वो टोटल वर्कफोर्स का बहुत ही लार्ज शेयर इंक्लूड करते हैं, और ये आउट नंबर करते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन यानी कि ब्लू कॉलर वर्कर्स को। इससे एग्जांपल्स क्या है? रोबोटिक्स ऑन द असेंबली लाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स ऑफ स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग प्रोसेसेस, कॉन्स्टेंट डेवलपमेंट ऑफ न्यू केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर नीटली स्पेस, लो मॉडर्न डिस्पर्स्ड ऑफिस प्लांट लैब बिल्डिंग्स रादर देन मैसिव असेंबली स्ट्रक्चर्स, फैक्ट्रीज एंड स्टोरेज एरियाज, ये मार्क करते हैं हाईटेक इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। फिर वो हाईटेक इंडस्ट्रीज़ जो कि रीजनली कॉन्सेंट्रेटेड होती है, सेल्फ सस्टेन्ड होती है और हाईली स्पेशलाइज होती है, उनको हम टेक्नोपॉलीज बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है सिलिकॉन वैली नियर सैन फ्रांसिस्को और सिलिकॉन फॉरेस्ट नियर सियाटल। एंड हाँ, दैट वाज इट फॉर दिस चैप्टर। चैप्टर खत्म हो गया है एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एज वेल। थैंक